आपकी बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा नॉइज आ रहा है, तो आप म्यूट ही रहे, ठीक है, म्यूट ही रहे और आंसर जो है चैट बॉक्स में करिए। यस, बोलिए। क्वेश्चन नंबर 1, डार्ट्स आर प्लेड बाय मेन एज वेल एज वुमेन, इसमें क्या एरर है? एरर आपका ग्रामेटिकल एरर है, ये भी मैं बता दूं, जो ग्रामर के बेसिस पे एरर खोजना है आपको और किसी बेसिस पे नहीं। मैम 2 नंबर। अच्छा, सॉरी, कौन सा बच्चे? मैम प्लेड बाई 2 नंबर। प्लेड बाय में एरर है, ठीक है, यस, वहाँ पे प्लेइंग प्लेइंग होगा। ओके। एनीवन एल्स? इसी तरह आप आराम से हैंड रेस करके आंसर कर सकते हैं, ठीक है। हाँ बच्चे, सारे प्रीवियस आपके सारे क्लासेस जो हैं वो यूट्यूब पे अपलोडेड हैं। अगर ऐसा बहुत ज्यादा अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि देखो प्रॉब्लम अगर हो रहा है ना, तो या तो आप सर्च नहीं अच्छे से कर पा रहे हो, ठीक है, या फिर आपको जेन्युइनली नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैंने खुद भी अपने वीडियोस जो है दूसरी आईडी से सर्च करने की कोशिश की है और मुझे जेन्युइनली मिल जाते हैं सारे वीडियो, ठीक है। जो भी मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ सारे वीडियोस मिल जाते हैं, इनफैक्ट मेरे जुलाई तक के वीडियोस मुझे मिल जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको नहीं मिल पा रहे हैं तो आई विल डू वन थिंग, आई विल ट्राई टू शेयर इट, शेयर द लिंक, ठीक है। अगर शेयर कर पाए तो मैं ग्रुप में ट्राई करूंगी कि नाउन का जितना भी हमने पढ़ा है उसका मैं लिंक शेयर आपको पास कर दूँ। अगर मिल जा रहा है तो एक बार मेरा नाम से और अपना बैच के नाम से दोनों से सर्च करिएगा साथ में, क्योंकि मैं बहुत सारे बैचेस को पढ़ाती हूँ, तो हो सकता है कि मेरे नाम से सर्च करने पर आपको बहुत सारा वीडियोस मिल जाए। अपना बैच भी ऐड कर दीजिएगा। यस, एनीवन एल्स हु कैन आंसर क्वेश्चन नंबर 1? यहाँ पर सिर्फ आपको एरर फाइंड आउट करना है। यस सर, बोलो। 1 में मैम एज वेल नहीं होगा, 3 नंबर। 1 नंबर में 1 नंबर में डाउट है, ठीक है, चलिए। तो 1, 2 एंड 3, चलिए ठीक है। हम यहाँ पर प्लेड बाय प्लेड बाय में एरर, ठीक है। तो चलिए, इफ एवरीवन हैज ट्राइड देमसेल्फ, तो लेट मी गिव यू अ फ्यू सजेशंस। सॉल्व करने से पहले कुछ सजेशन मैं आपको देना चाहती हूँ। जब भी इस तरह के कोई क्वेश्चन आते हैं, तो पहली बात तो ये कि एग्जाम में आपको स्पेसिफाई किया हुआ नहीं रहेगा कि आपको पर्टिकुलर एक ही, जैसे यहाँ पे स्पेसिफाई है कि नाउन मैंने पढ़ाया है तो नाउन के ऊपर मैंने क्वेश्चन दिए, राइट। तो एग्जाम में ऐसा स्पेसिफाई नहीं रहेगा कि इस क्वेश्चन में नाउन पे ही आपको ढूंढना है, ऐसा तो नहीं रहेगा। आपको सिर्फ वहां पर एरर स्पॉटिंग का क्वेश्चन दिया जाएगा, यानी कि ये पूरा सेंटेंस लिखा गया है, इसमें कहाँ एरर है वो बताना है। अंडरस्टूड? तो इस केस में आपको करना क्या होता है, इस केस में आपको पहले सोचना है, ठीक है, कि सेंटेंस पहले पूरा पढ़ना है, 2 से 3 बार पढ़ो सेंटेंस। कभी कभार क्या होता है कि कुछ जैसे माइन्यूट एरर्स होते हैं, जैसे कभी कभार वर्ब के अगर कोई एरर रहा, या फिर आपका हेल्पिंग वर्ब का कोई एरर रहा, या फिर आपका आर्टिकल्स के कोई एरर रहे, तो वहां पर आप ध्यान नहीं दे पाते हो, आप ध्यान मतलब सही सेंटेंस पढ़ने शुरू कर देते हो, ठीक है। यस आदर्श? बोलो बच्चे। आदर्श, रोल नंबर 3, अनम्यूट आप अपने आप कर सकते हो अपने को। Okay, चलिए, let's see. And there might be some network issues because of which he is not able to speak. तो हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर आपका जो सॉल्व करने का तरीका होना क्या चाहिए, सबसे पहले क्वेश्चन रीड करना है, ठीक है। क्योंकि कई कई बार ऐसा होता है कि जब आप क्वेश्चन रीड कर रहे होते हो उसी टाइम अनकॉन्शियसली, यानी बिना सोचे समझे बिना जाने आप यहाँ पर सेंटेंस को सही पढ़ लेते हैं। तो पहले 2-3 बार फास्ट फास्ट पढ़िए, फिर एक बार एकदम कॉन्सेंट्रेट करके पढ़िए कि क्या पढ़ रहे हैं और क्या आपको लग रहा है, क्या मीनिंग हो रहा है यहाँ पर। उससे आपको बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। यस आयुष? मैम यहाँ पर डार्ट्स
डार्ट्स जो है वो गलती है, क्योंकि यहाँ पर डार्ट्स एक क्लूडा के जैसा लग रहा है, लेकिन वो सिंगुलर के रूप में यूज होगा, तो यहाँ पर ओके, डार्ट होना चाहिए। ठीक है, चलिए लेट आई कंसिडर योर आंसर। ठीक है, ओके मैम। तो जैसे, हाँ, तो जैसे मैंने बताया आपको कि यहाँ पर जब भी आप सॉल्व करते हैं इस तरह के क्वेश्चन, तो आप क्या करते हैं, आप यहाँ पर पहले रीड करते हैं। ठीक है, रीड करने के बाद आप क्या करते हैं, अगर मान लीजिए कि आपको रीड करने के बाद भी कंफ्यूजन हो रहा है कि कैसे सॉल्व होगा, तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप एक एक पार्ट निकाल के देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो प्रॉपर नाउन अगर कोई है, प्रॉपर नाउन के निकाल के बाहर कर दो। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर नाउन में कभी कोई गलत हो नहीं सकता है। प्रॉपर नाउन के साथ लगा हो सकता है कि आर्टिकल गलत हो, प्रॉपर नाउन के साथ कोई आर्टिकल गलत से लगा दिया हो, प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल नहीं लगना चाहिए, या फिर उसके साथ वर्ब कोई गलत लगा हो, टेंस कोई गलत लगा हो। लेकिन प्रॉपर नाउन में कभी कोई एरर नहीं होता है, क्योंकि किसी का नाम आप कैसे भी लिख रहे हैं। ठीक है, आप नाम लिख रहे हैं वहां पर किसी का, तो ऑब्वियसली उसमें कोई एरर नहीं है। मैं अगर टेबल लिखूं, ठीक है, देयर इज अ टेबल, वहां पर टेबल में कोई एरर नहीं है, राइट। बाकी सेंटेंस में एरर हो सकता है, टेबल में एरर निकालना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसी केस में आप पहले, सबसे पहले नाउन को देखेंगे, क्योंकि वो सबसे आसान होता है एरर फाइंड आउट करने में। उसके बाद बाकी का सेंटेंस लिखेंगे। यस, आई हैव टोल्ड यू, प्लीज स्टे म्यूटेड। ठीक है, बैकग्राउंड नॉइज कोई नहीं आना चाहिए, unless and until you are telling me the answer or asking any question, stay muted. तो पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर, डार्ट्स आर प्लेड बाय मेन एज वेल एज वुमेन। जब आपको मौका मिले तो वहां पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यू नो दैट आई हैव बीन टीचिंग यू नाउन, so if I'm going to ask question that will be depended on noun, तो यहाँ पर जितने नाउन है उसको पहले क्वेश्चन से निकालिए और देखिए क्या वो सही है या नहीं। देर आर 3 नाउन्स है। ठीक है, डार्ट, मेन, वुमेन। मेन वुमेन जो है यहाँ पर, क्या वो गलत है या फिर डार्ट गलत है? ये 3 नाउन यहाँ पर सेंटेंस में प्रेजेंट है। डार्ट्स आर प्लेड बाय मेन एज वेल एज वुमेन। जिसको प्लेड बाय में गलती लग रहा है उसको मैं बता दूं, प्लेड बाय गलती कैसे हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द टेंस ऑफ योर नाउन। ठीक है, वो टेंस पे डिपेंड कर रहा है। अगर प्लेड बाय लिखा है, इसका मतलब कि खेले थे वो या खेलते हैं वो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि प्लेइंग ही हो। प्लेइंग का मतलब क्या, वो अभी खेल रहे हैं। ठीक है, दैट डजंट मीन कि वहां पर प्लेइंग की जगह और कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, वो टोटली आपका वर्ब जो है वो टोटली आपके टेंस पे डिपेंड करता है, एंड यू डोंट नो द टेंस हियर टिल नाउ। ये सेंटेंस आपने थोड़ी लिखा कि आपको पता है कि इसका टेंस क्या होगा। आपको यहाँ पर एरर फाइंड आउट करना है डिपेंडिंग, क्योंकि हर एक चीज पहले भी बताई थी, सेंटेंस का हर पार्ट आपस में इंटरडिपेंडेंट रहता है। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर वुड बी द फर्स्ट वन, क्योंकि डार्ट एक गेम का नाम है, ना कि प्लूरल फॉर्म। जब वो गेम का नाम है, जैसे अगर मैं कहूँ कि जो कबड्डी हो गया, चाहे खो खो हो गया, फुटबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, इसको क्या हम कभी प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, बिकॉज दे आर अ गेम, नेम ऑफ अ गेम। ठीक है, वो एक गेम का नाम है, तो वो सिंगुलर में रहेगा। तो डार्ट इज प्लेड बाय मेन एज वेल एज वुमेन। इफ यू अंडरस्टैंड हियर, लुक एट द आंसर। ठीक है, यहाँ आंसर पे भी आप देख सकते हैं, जैसा कि रूल नंबर 1 में मैंने बताया था, 2 में भी बताया था कि कुछ नाउन होते हैं जो दिखते प्लूरल हैं, और उन्हें हम सिंगुलर फॉर्म में ही लेते हैं, बिकॉज इट इज अ नेम ऑफ अ गेम। ठीक है, जैसे यहाँ पर न्यूज है, मैथमेटिक्स है, एथिक्स है, फिनोटिक्स है, प्लस पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, ये सारे आपके जो एस लगे रहते हैं, जरूरी नहीं है कि वो प्लूरल फॉर्म में रहे। तो डार्ट इज अ नेम ऑफ अ गेम। बिलार्ड्स हो गया, ये भी गेम का नाम है लेकिन सिंगुलर देते हैं। रैकेट्स हो गया, ये भी आपका गेम का नाम है, तो इसमें आप कभी भी आर नहीं लगाएंगे। आई होप एवरीवन इज क्लियर इन क्वेश्चन नंबर 1. Let's move to question number 2. Recently, I visited Singapore and found the sceneries to be breathtaking. ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है. Find out the error in this sentence.
यस सौरभ। हेलो। हाँ मैम, ये Yes. यहाँ कुछ थर्ड में गलती है, क्योंकि मैम सीनरी तो खुद बोल रहा है, तो उसके आई हम लगा नहीं सकते। ओके चलिए ठीक है। एनीवन एल्स हु वुड लाइक टू आंसर? यस आयुष। मैम Yes, third number, सीनरीज, ma'am. मैम थर्ड नंबर, क्योंकि सीनरी वो खुद ये प्लूरल है, तो सीनरीज नहीं हो पाएगा। और सीनरी मैम क्या बोलते हैं, सीनरी एक अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा सीनरीज, इस वजह से। यस हाँ ठीक। चलिए और कोई आंसर करना चाहता है? एनीवन एल्स हु वुड लाइक टू आंसर? चलिए नहीं आंसर कर रहे हैं तो मैं बता दूं कि यहाँ पर आंसर सबका सही है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। सीनरीज नहीं होगा, सीनरी होगा। ठीक है, ये मैंने पढ़ाया भी था, रूल में भी यही सेम एग्जाम्पल था। सीनरीज नहीं होता है, सीनरी होता है बिकॉज इट इज द व्यू दैट यू सी। ठीक है, जिसको एक तरह से आप कह सकते हैं कि टूरिस्ट एरियाज जो होते हैं जिनको आप देखते हैं या जो भी देख के आपको अच्छा लगे। ठीक है, जरूरी नहीं कि वहां पर कंसिडर किया जाना चाहिए कि वो टूरिस्ट एरिया ही हो, जो भी वहां पर आपको सीनरी देख के अच्छा लगे। तो सीनरी इटसेल्फ प्रेजेंट इन प्लूरल फॉर्म, तो उसके साथ एस ई एस आई ई एस जोड़ने की जरूरत है ही नहीं वहां पर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ये आंसर सही हो गया सबका। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, the police is becoming more and more inactive. The police is becoming more and more inactive. Yes, Ayush. सेकंड। मैम यहाँ पर जो सेकंड होगा, क्योंकि पुलिस जो है वो मैम प्लूरल है, तो इसके जगह पे आर होना चाहिए, इसकी जगह पे आर होना चाहिए। क्योंकि पुलिस एक पूरा ग्रुप होता है ना मैम, इसलिए। अच्छा, और सौरभ आपका आंसर क्या है? हम सेम ही आंसर है। सेम आंसर, चलिए ठीक है। ओके चलिए, आई एम गेटिंग ये आंसर हियर आई गॉट टिल नाउ। और किसी को आंसर करना है? चलिए, तो मैं यहाँ पे बता दूं कि आंसर तो जो है आपका वो सही है, बट द रीजनिंग इज नॉट राइट। ठीक है, पुलिस एक ग्रुप है वो मुझे पता है, लेकिन पुलिस एक कलेक्टिव नाउन भी है जिसको हम सिंगुलर ले सकते हैं, लेकिन इस केस में नहीं होगा। इनएक्टिव का मतलब क्या हो रहा है कि वो किसी भी चीज का एक्शन नहीं ले रहे हैं या किसी एक पर्टिकुलर चीज पे एक्शन नहीं ले रहे हैं। मान लीजिए कोई एक केस है, उससे जितने पुलिस काम कर रहे हैं, जितने भी लोग हैं पुलिस में वहां पर, मान लीजिए अपने आप आपके ही एरिया का जो पुलिस स्टेशन है वहां पर कोई केस हुआ, तो वो पुलिस स्टेशन में जितने लोग हैं वो काम कर रहे हैं उस केस पे। तो वहां पर ये सेंटेंस बोलने का मतलब कि पुलिस इज बिकमिंग मोर एंड मोर इनएक्टिव का मतलब ये हुआ कि वहां पर जो लोग हैं उस पर्टिकुलर स्टेशन पे उस पर्टिकुलर केस के ऊपर उनको कोई लीड ना मिलने के कारण वो उस पर ज्यादा काम अब नहीं कर रहे हैं, वो इनएक्टिव होते जा रहे हैं, यानी कि अब वो उससे ज्यादा काम नहीं करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो आपका कलेक्टिव नाउन है वो एक साथ, यानी कि सारी पुलिस फोर्स एक साथ वो काम नहीं कर रही है और ना ही बहुत बड़ी पुलिस फोर्स एक साथ कुछ काम कर रही है। यहाँ पे एक छोटा सा पुलिस चौकी है जिसमें जितने लोग हैं वो काम नहीं अब कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका कलेक्टिव नाउन जो है वो प्लूरल होना चाहिए। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर ये आपका सेंटेंस जो होगा, इफ यू कैन सी हियर, द पुलिस आर बिकमिंग मोर एंड मोर इनएक्टिव। ठीक है, अगर हम पुलिस को पूरा पुलिस फोर्स को एक साथ रेफर करें, ठीक है, जैसे पुलिस इज मार्चिंग, ठीक है, यानी कि पूरी पुलिस फोर्स जो है वो मार्च कर रही है, तो वहां पर आप इज यूज कर सकते हैं बिकॉज इट बिकम्स अ कलेक्टिव नाउन, अ ग्रुप ऑफ पीपल डूइंग सेम थिंग फॉर सेम पर्पस। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा एक आप समझ लीजिए कि आपका एक स्टेशन है
और उसी के अंदर ये केस का बात चल रहा है, तो वहां पर एक बहुत छोटी टुकड़ी है, ठीक है, कुछ लोग हैं वहां पर ग्रुप में, तो इसीलिए उसको हम प्लूरल के फॉर्म में ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द प्रेजेंट डाटा शो दैट द डेथ रेट हैज फॉलन डाउन। The present data show that the death rate has fallen down. Yes, Shrikant. मैम 1 नंबर, डाटा की जगह डाटा होना चाहिए, द प्रेजेंट डाटा शोज दैट। Okay. So Ayush and Saurabh, do you have the same answer? मैम यहाँ पर डेटाज नहीं यस होगा मैम, क्योंकि सेम ही डेटाज आंसर इज होगा, रॉन्ग डाटा वर्ड। होगा यहाँ मैम, डेटाज नहीं होगा। चलिए, so anyone else? Yes. Ayush, Bharti, यस मैम, सेम आंसर। same answer. चलिए. Yes, I'm getting same answers from most of the students. So yes, आपका आंसर जो रहेगा, that is correct. Yes, Priyash, I hope believe your same answer. मैम अगर वहाँ पर डाटा होगा तो ये शो नहीं होगा, ये शोज हो जाएगा फिर मैम। नहीं, लेट मी टेल यू वन थिंग, आपका डाटा जो है ना, डाटा अगर वहाँ पर सिंगुलर रहे चाहे प्लूरल रहे, दोनों के लिए डाटा ही रहता है, ठीक है। अगर आप एक सिंगल थ्रेड ऑफ डाटा भेज रहे हैं या फिर आप मल्टीपल लेवल का डाटा भेज रहे हैं, दैट डजंट डिफरेंशिएट, डाटा नहीं होता है, वो सिर्फ डाटा ही रहता है। तो अगर मैम तो वही सिंगुलर रहे, मैम, तो नहीं, वहाँ पर अगर वो शो नहीं सिंगुलर, होगा ना फिर मैम, शोज हो जाएगा ना, द प्रेजेंट डाटा शोज नहीं, दैट द अगर वो सिर्फ सिंगुलर रहता तब वहां पर शोज रहता ना। जैसे आई बॉट अ फ्लावर, और फ्लावर मतलब सिंगल फ्लावर है, तो द ओके फ्लावर इज प्रिटी, तो वहां पर इज लगा क्योंकि वो सिंगल फ्लावर है, ठीक है। आई मैम। बॉट फ्लावर्स मतलब एक से ज्यादा फ्लावर, ये फ्लावर्स आर प्रिटी, प्रिटी, राइट। तो यहाँ पर डाटा जो है, डाटा चाहे सिंगुलर रहे चाहे वो प्लूरल रहे, दोनों ही फॉर्म में डाटा ही कहलाता है। और डाटा कभी भी सिंगुलर आप नहीं लेते हैं, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल यू आर श्योर अबाउट दैट, ठीक है। तो डाटा मतलब यहाँ पर कितने डेथ रेट है, डेथ रेट का डाटा कोई एक सिंगुलर डाटा तो नहीं है, वहां पर लोग कितने मर रहे हैं, कैसे मर रहे हैं, बहुत सारा डाटा इकट्ठा है। इट इज अ कलेक्टिव इंफॉर्मेशन, ठीक है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ पर ये प्लूरल फॉर्म नहीं है, लेकिन डाटा नहीं लिखाएगा, डाटा ही लिखाएगा। तो प्लूरल फॉर्म होने के कारण शो ही रहेगा, शोज नहीं रहेगा, ठीक है। ओके मैम। और किसी को कोई डाउट? यू कैन लुक एट द एग्जांपल्स, यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन है वहां पर भी आप देख लीजिए, ठीक है। बोथ डाटा जो है आपका प्लूरल फॉर्म में चाहे सिंगुलर फॉर्म में, दोनों में ही सेम रहता है, ठीक है। एंड द करेक्ट स्टेटमेंट विल बी द प्रेजेंट डाटा शो दैट द डेथ रेट हैज फॉलन डाउन। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, she has bought a dozen copies of English grammar book. Yes, Ayush. यस मैम, 4th नंबर, बुक्स नहीं, बुक होना चाहिए। बुक होना चाहिए, ठीक है। Anyone else? Yes, Rohit. 2 नंबर 2 नंबर, कॉपी 2 नंबर में क्या है? कॉपी कॉपी हुआ मैं Dozen of copies. अच्छा, ठीक है। Yes, anyone else? Okay. Yes, Priya. 4 नंबर होगा। मैम 2 नंबर, डजन ऑफ कॉपी। ओके, चलिए, तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को डाउट है 4 या 2 होगा। यस, श्रीकांत। मैम 2 और 4 दोनों। 2 और 4 दोनों होगा। ओके, यस 2 4 होगा। ठीक है। फिर यहाँ पर मैं बता दूं, यहाँ पर क्या मीनिंग पहले बता देते हैं, क्या कन्वे होना चाह रहा है। रोहित, आपका सेम आंसर है? यस मैम, 4 नंबर। हाँ, ठीक। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि क्या मीनिंग कन्वे करना चाह रहा है राइटर, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि शी जो भी है, एक पर्सन है, फीमेल पर्सन है, उसने बहुत सारी कॉपीज खरीदी इंग्लिश ग्रामर बुक्स की, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर बुक्स की कॉपीज खरीदी, कॉपीज यानी कि मतलब सेम बुक की
कॉपीज खरीदी, सेम बुक 4-5 डजन, सेम बुक हो सकता है कि डजन बंडल्स में खरीदा, हाँ सेम बुक उसने बंडल में खरीदा, ठीक है। सेम एक ग्रामर की बुक है, उसको 4-5 बंडल खरीदे, एक दूसरी ग्रामर की बुक है उसके 4-5 बंडल खरीदे, मतलब उसने ग्रामर बुक को बंडल में खरीदा, यहाँ पर ये कहना चाह रहा। तो पहली बात तो इंग्लिश ग्रामर बुक्स जो है वो इनकरेक्ट नहीं है, जो मीनिंग कन्वे होना चाहिए यहाँ पर वो मीनिंग कन्वे हो रहा है। इसका मतलब इंग्लिश ग्रामर की एक किताब नहीं, उसने इंग्लिश ग्रामर की बहुत सारी किताबों की कॉपी जो है वो खरीदी, ठीक है। तो यहाँ पर ये ग्रामेटिकली करेक्ट इनकरेक्ट नहीं है, ठीक है, ग्रामेटिकली ये पार्ट इनकरेक्ट नहीं है। सेकेंड पार्ट जो है अ डजन ऑफ कॉपीज, जब अ डजन लगता है, जब लगाते हो आर्टिकल आपका कभी कभार वन के लिए यूज होता है, यानी कि जब सिंगल यूनिट है आपका तो उस केस में लग रहा है, तो जब लग रहा है तो अ डजन ऑफ कॉपीज का मतलब यहाँ पर हो सकता है कि एक सिंगल डजन यानी कि 12 कॉपीज है उसके पास, ठीक है। तो उस केस में आपका जो फ्रेज है वो थोड़ा अलग हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? या तो अ डजन कॉपीज होगा या फिर डजन ऑफ कॉपीज होगा, ठीक है। एक डजन कॉपीज यानी कि 12 कॉपीज है उसके पास, तो वहां पर डजन ऑफ नहीं और डजन कॉपीज होगा, यानी कि 12 कॉपीज है उसके पास। जितने भी बुक्स उसने ग्रामर के लिए हैं हर किसी के 12 कॉपीज हैं उसके पास। डजन ऑफ कॉपीज का मतलब कि उसके पास 12 कॉपीज का बंडल है, यानी कि एक डजन का बंडल है और वो बहुत सारे बंडल 12 डजन के हैं और बहुत सारे बंडल उसने लिए, ठीक है। दोनों का मीनिंग अलग हो जाता है। तो या तो आप अ डजन कॉपीज लिखेंगे, इसका मतलब 12 कॉपीज उसने ली है। डजन ऑफ कॉपीज का मतलब होता है कि उसने दर्जन वाले यानी कि 12 कॉपी का बंडल बहुत सारा लिया है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अभी बता दो, आई विल एक्सप्लेन इट डिफरेंट मैनर, ठीक है। दोनों का डिफरेंस हो जाता है। अगर आप अ डजन ऑफ कॉपी ले रहे हैं यानी कि सिर्फ एक बंडल है उसमें 12 कॉपीज है, ठीक है। डजन ऑफ कॉपीज का मतलब बहुत सारे बंडल हैं और हर एक बंडल में 12 कॉपीज है, ठीक है। अभी समझ में आ गया? तो यहाँ पर आपका जो सेंटेंस होगा दैट विल बी शी हैज बॉट अ डजन कॉपी ऑफ इंग्लिश ग्रामर बुक, मतलब 12 इंग्लिश ग्रामर बुक खरीदी है उसने, ये कहना चाह रहा है जो राइटर है यहाँ पर। उसने 12 इंग्लिश ग्रामर की बुक खरीदी है, अलग अलग, सेम नहीं, अलग अलग। कॉपीज मीन्स वहां पर उसका ओरिजिनल नहीं खरीदा है, उसकी कॉपीज खरीदी है, यानी कि जो ओरिजिनल बुक लिखी गई थी, ओरिजिनल बुक छपी होगी, वो ओरिजिनल नहीं, उसकी कॉपीज ली है उसने। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 अगर क्लियर नहीं हुआ है तो यू कैन आस्क मी। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, if you are clear with question number 5 you can move on to question number 6. Indian force are known for their loyalty and integrity. Indian force are known for their loyalty and integrity. Yes, Priyesh. मैम फोर्सेस होगा वहाँ पे, इंडियन फोर्सेस आर नोन फॉर देयर लॉयल्टी एंड इंटीग्रिटी। Okay, Adarsh and Saurabh, do you have the same answer? यस मैम। यस मैम, इंडियन फोर्सेस होगा। आयुष, आपका भी आंसर सेम है? यस मैम, फोर्सेस होगा क्योंकि यहाँ पर फोर्स है जो कि स्ट्रेंथ डिनोट कर रहा है, लेकिन फोर्सेस एक ग्रुप ट्रूप आर्मी को। Okay. Shrikant, anyone else? यस मैम, सेम आंसर। सेम आंसर, चलिए तो सबका सेम आंसर है, तो सबका सही आंसर है इंडियन फोर्सेस होगा। इंडियन फोर्सेस का मैं मतलब बता देती हूँ, यहाँ पर जो मीनिंग कन्वे करना चाहती हूँ, इंडियन फोर्स कब लगता जब यहाँ पर स्पेसिफाई किया जाता कि कौन सा इंडियन फोर्स के बारे में वो बात कर, लाइक से इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन आर्मी फोर्स, इन दैट केस यहाँ पर फोर्स लग सकता था, दैट विल बी करेक्ट,
ठीक है, इंडियन आर्मी फोर्स या इंडियन एयरफोर्स लगता, इंडियन नेवल फोर्स लगता, इंडियन पुलिस फोर्स लगता, उस केस में फोर्स लग सकता था। लेकिन यहाँ पर इज नोन फॉर आता है, यानी कि एक स्पेसिफिक फोर्स अगर आप मेंशन करते हैं। लेकिन यहाँ पर इंडियन फोर्स लिखने का मतलब है आप चारों फोर्सेस को मेंशन कर रहे हैं, तो यू हैव टू बी हियर प्लूरल। ठीक है, यू कैन सी द एग्जांपल एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, फोर्सेस का जो है आपका फोर्सेस लगाने का मतलब होता है जो आपका इंडियन ट्रूप्स है। ठीक है, तो वो स्पेसिफाई आपको अगर नहीं करना है तो यहाँ पर फोर्सेस लिखना होगा ये बताने के लिए कि आप चारों फोर्सेस वहां पर स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो ये सेंटेंस वुड बी इंडियन फोर्सेस आर नोन ऑफ देयर लॉयल्टी एंड इंटीग्रिटी। अंडरस्टूड? ये जो रूल है, ये रूल मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर होता है कि इफ यू चेंज द फॉर्मेट, यानी कि सिंगुलर से प्लूरल अगर आप चेंज करते हो तो द मीनिंग कन्वेड बाय द वर्ड आल्सो चेंजेस। ठीक है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि whenever you are mentioning something or whenever you are writing a sentence, आप प्लूरल और सिंगुलर में डिफरेंशिएट करें। क्वेश्चन नंबर 7, he instructed me to write the telegram in capital letter. Yes, Piyush and Shrikant, कोई भी एक आंसर कर दीजिए। मैम Ma'am, it 3. should be capital letters. Yes ma'am, 3. Number 4. Instructor. Yes ma'am. Other two students, Saurav and let me see who else. Same Yes, answer, ma'am. Ayush. Same answer. मैम नो एरर मैम। No error. Okay. चलिए, एक आंसर अलग आया है, और किसी को आंसर करना है? Anyone else who would like to answer? चलिए, तो और कोई अगर आंसर नहीं कर रहा है देन आई हैव 6 to 7 आंसर है। तो यहाँ देखो आंसर क्या होना चाहिए। कैपिटल लेटर जो है वो क्यों यहाँ सही नहीं है। कैपिटल लेटर का मतलब है, एक सिंगल लेटर का मतलब होता है चिट्ठी, और अगर आप लेटर्स लिख रहे हैं तब आपका मीनिंग कन्वे होता है। एबीसीडी जो कैपिटल में लिखना चाह रहा है वो आपको लेटर्स लिखना पड़ेगा, यानी कि प्लूरल फॉर्म लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एक लेटर नहीं होता है, देयर आर 26 लेटर, तो वहां पर अल्फाबेट इंडिकेट करने के लिए आपको प्लूरल फॉर्म लगाना पड़ेगा। so the correct answer would be he instructed me to write the telegram in capital letters। ठीक है, लेटर जो है, एक लेटर आपका क्या होता है, चिट्ठी को डिनोट करता है, और जो लेटर्स होते हैं दैट डिनोट योर अल्फाबेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, द जज ऑर्डर्ड दैट द आयरन ऑफ एक्यूज्ड शुड बी रिमूव्ड। यस सर, No error. नो है। ओके मैम आयरन्स होगा यहाँ पे शायद। ओके, आयुष? मैम आयरन्स होगा, बिकॉज यहाँ पर आयरन डिनोट कर रहा है सिर्फ सिंगुलर, जो कि करेक्ट नहीं है, इसलिए आयरन्स होगा। ओके, एनीवन एल्स हु वुड लाइक टू आंसर? और कोई अगर आंसर करना चाहता है तो वो ट्राई करे, तब तक मैं आपका अटेंडेंस ले लेती हूँ। यस रोहित, यू कैन आंसर। जजेस होगा मैम, फर्स्ट नंबर। क्या होगा? जजेस, यस लगेगा। जजेस होगा। ओके, एनीवन एल्स? चलिए, if you are done answering everyone, let me just take the attendance and then I'll give you the right answer. And one more thing, बच्चे, I'm repeating this again and again, जितने भी स्टूडेंट हैं यहाँ पर, ठीक है, तो बार बार कह रही हूँ कि आपका अगर डिस्प्ले नेम में रोल नंबर आईडी नहीं लिखा है, इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू मार्क दी अटेंडेंस। ठीक है, कई बार होता है कि आपका सेम नाम का बहुत सारे लोग होते हैं आपके आपकी के क्लास में,
मैम So it is add difficult the for ID number also. necessary नहीं है, but it is better if you are like अगर कम से कम आपका आईडी नंबर मेरे पास रहेगा, जैसे कभी कभार क्या होता है कि कुछ ग्लिचेस की वजह से अगर आपका रोल नंबर नहीं पता चल रहा है तो मैं आईडी नंबर से आपको ढूंढ सकती हूँ, बट नाम से थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो एटलीस्ट आईडी नंबर एंड रोल नंबर आर मोर देन नेसेसरी फॉर मार्किंग योर अटेंडेंस। ठीक है, ओके। सो यस, यहाँ पर जो है आंसर इज विल बी योर करेक्ट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। आयरन होगा, आयरन नहीं। क्यों यहाँ पर गलती है आयरन वो भी बता देते हैं। आयरन का मतलब होता है मेटल, ठीक है। अगर आप सिंगुलर में लिख रहे हैं तो उसका मतलब होता है मेटल। आयरन अगर आप लिख रहे हैं तो इट डिनोट चेन, ठीक है, उसका मतलब होता है चेन। चेन में बांधा रहता है जो भी एक्यूज रहते हैं, ठीक है, जिनको भी जेल लेके जाते हैं उनको चेन में बांधा जाता है, तो उनको वो चेन निकालने के लिए कहा जाता है। तो वो चेन डिनोट होता है आयरन से। या तो यहाँ चेन लिख देता वो, लेकिन नहीं लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर चेन आना चाहिए। सिंगुलर आयरन का मतलब होता है मेटल, आयरन मेटल जिससे बनता है वो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका चेन होना चाहिए, मीनिंग में कन्वे होना चाहिए चेन। तो या तो आप आयरन को हटाकर चेन्स लिख सकते हो या फिर आप आयरन लिख सकते हो, दोनों ही सेम मीनिंग कन्वे कर रहा है, ठीक है। ओके, लेट्स गो मूव फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 9। 10 क्वेश्चन आज कर लेते हैं कम से कम, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। यस आयुष। मैम 4th नंबर formulas. Formulas, okay. Yes Saurabh, do you have the same answer? नो मैम, 4th नंबर तो होगा बट उसमें फॉर्मूलाज नहीं होगा मैम, फॉर्मूले होगा मैम। फॉर्मूला का प्लूरल फॉर्म फॉर्मूले होता है। तो फिजिक्स में मैम एक सिंगल ही फॉर्मूला थोड़ी ना याद करना पड़ता है मैम, मल्टीपल फॉर्मूला याद करना पड़ता है। ठीक है। आयुष? यस मैम, सेम आंसर, फॉर्मूला ही। फॉर्मूला ही होना चाहिए, ठीक है। एनीवन एल्स? 1 मिनट और ले लीजिए, थोड़ा सोच लीजिए क्या आंसर आपका है। यस रोहित। Ma'am, formula that governs it. गोवांश, ओके। फॉर्मूला ही होगा मैम। श्रीकांत? मैम नो एरर। नो एरर, अच्छा। यस प्रियश बताइए। मैम फॉर्मूले होगा, क्योंकि प्लूरल होना चाहिए मैम, तो फॉर्मूले होना चाहिए इसको। ठीक। और कोई और स्टूडेंट कोई आंसर करना चाहता है? चलिए इसका आंसर मैं बता देती हूँ, सिंस मोस्ट ऑफ यू हैव आंसर्ड। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे प्रेजेंट है जो एकदम शांति से बैठे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बैठ के वक्त से शांति से कुछ नहीं सीखने मिलेगा, ठीक है। यू हैव टू बी मोर पार्टिसिपेटिव। गलती ही बोलो आंसर, दैट इज ऑल राइट, लेकिन आपको एटलीस्ट आंसर करना है, क्योंकि अगर आप आंसर कर रहे हो इसका मतलब आपके दिमाग में कुछ सेंटेंस जा रहा है, सेंटेंस बैठ जाएगा आपके दिमाग में, और उसमें क्या गलती है ये भी आपके दिमाग में बैठ जाएगा। वो गलती आप दोबारा खुद से कभी नहीं करोगे, ठीक है। तो फॉर्मूला जो होता है, फॉर्मूला का प्लूरल होता है फॉर्मूलाई। प्लूरल होना इसलिए जरूरी है क्योंकि फिजिक्स यहाँ पर लिखने क्या चाह रहा है, यू कैन नॉट मास्टर फिजिक्स विदाउट लर्निंग द फॉर्मूला दैट गवर्न्स इट। तो फिजिक्स में सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं होता है, बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ फॉर्मूलाज क्यों नहीं होगा वो भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि फॉर्मूलाज का एक अलग मीनिंग होता है, ठीक है। देखिए सिंगुलर फॉर्मूला जो होता है दैट इज मेथड ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। जहाँ पर आप अप्लाई कर रहे हैं किस मेथड से आप अप्लाई कर रहे हैं उसको आप फॉर्मूलाज कहते हैं, ठीक है। जैसे मैथमेटिकल फॉर्मूलाज होते हैं उसको आप अप्लाई करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, इसीलिए उन्हें फॉर्मूलाज कहा जाता है। फॉर्मूलाई होते हैं यानी कि वो रूल्स या थ्योरीज जो आप पढ़ते हैं जो गवर्न करते हैं किसी चीज को, ठीक है। जैसे आप थ्योरम्स पढ़ते हैं मैथ्स में, तो वो थ्योरम्स अलग से इसीलिए उनको कहा जाता है क्योंकि वो एक रूल है जो ब्रेक नहीं होता है, ठीक है, जो गवर्न करता है, ठीक है। और उसी तरह आपका फिजिक्स का जो रूल्स होता है या किसी भी सब्जेक्ट का जो रूल्स होता है उन्हें फॉर्मूलाई बोलेंगे प्लूरल में। फॉर्मूलाज मतलब मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंस हो जाता है। तो जब भी आप लिखेंगे यहाँ पर ध्यान देंगे कि फॉर्मूलाज नहीं लिखे, फॉर्मूलाई लिखे, ठीक है। तो करेक्ट सेंटेंस वुड बी you cannot master physics without learning the formulae that govern it, sorry।
और यहाँ पर गवर्न्स इसीलिए नहीं आया क्योंकि फॉर्मूला ही आपका प्लूरल फॉर्म है, तो उसके साथ सिंगुलर नहीं लगेगा, वर्ब आपका प्लूरल वाला ही लगेगा। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। आज के लिए 10 क्वेश्चन ही करते हैं, ठीक है, देन वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 10, द प्राइस ऑफ प्रोडक्शन in the industrial sector has gone up. Yes, Ayush. मैम प्राइस नहीं, यहाँ पे बोलिए कॉस्ट, उसे। क्योंकि अगर हम कॉस्ट किसी चीज होगा। प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ऐसे प्रोडक्शन के लिए वहाँ पे जो टर्म यूज होगा तो कॉस्ट होगा ना मैम। ठीक है, और आयुष एंड सौरभ? मैम नो एरर होगा। मैम सेम No. आंसर, कॉस्ट होना चाहिए। ठीक है, यस सुधांशु, सेम आंसर मैम। कौन सा, प्रोडक्शन या प्राइस का क्या होना चाहिए? कॉस्ट होगा वहाँ। कॉस्ट होगा, ठीक है। श्रीकांत? The cost, ma'am, the cost of production. ठीक, एनीवन एल्स? और किसी को भी आंसर करना है? चलिए, लेट मी टेल यू द आंसर फॉर दिस। यहाँ पर कॉस्ट क्यों होगा और प्राइस क्यों नहीं होगा? तो प्राइस आप तब पे करते हैं जब एक मैन्युफैक्चर, यानी कि जो चीज ऑलरेडी बन चुकी है, ठीक है, जिसको आप डायरेक्टली खरीद कर यूज कर सकते हैं, उस चीज को हम कहते हैं रेडी टू यूज मटेरियल। ठीक है, जैसे आपके जो मसाले होते हैं, ठीक है, घर में जब मसाले मम्मी खाना बनाती है तब घर में वो मसाले सब्जी में डलते हैं, लेकिन वो मसाले भी मैन्युफैक्चर होके आपके पास आते हैं रेडी टू यूज फॉर्म में, यानी कि उसका भी एक प्रोसीजर होता है जहाँ वो मैन्युफैक्चर होते हैं, रॉ चीजों से बनाए जाते हैं, उसका पाउडर बनाया जाता है, तब आपको मिलता है वो, जिसको आप खाने में डालते हैं, जिसको आप रेडी टू यूज चीज में यूज करते हैं। ठीक है, तो जब रॉ मटेरियल यानी कि कोई भी चीज जो कच्चा है, जिसको अभी तक रेडी टू यूज वाले स्टेज में नहीं पहुंचा है, तुरंत यूटिलाइज ना कर सके उसे कस्टमर, उस स्टेज में ना पहुंचा है, तब तक उसका कॉस्ट होता है। और जब वो रेडी टू यूज स्टेज में पहुंच जाता है तब वो प्रोडक्ट हो गया, और प्रोडक्ट का प्राइस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा दैट प्राइस जो है, नाउन लाइक प्राइस एंड कॉस्ट आर ऑफन कंफ्यूज। क्यों? क्योंकि प्राइस आप डोनेट करते हैं पेड बाय कस्टमर। ठीक है, प्राइस कस्टमर देता है, तो कस्टमर किस चीज के लिए प्राइस देगा? जो चीज उसके इस्तेमाल वाली होगी, राइट। अगर आप टूथपेस्ट के लिए खरीदने गए हैं टूथपेस्ट, तो टूथपेस्ट से आपको रॉ मटेरियल दे देगा कच्चा कच्चा, तो वो आप यूज कर पाओगे? नहीं यूज कर पाओगे। तो सेम केस में जो टूथपेस्ट है वो रेडी टू यूज फेज में आना चाहिए, तब आप खरीदोगे। तो कस्टमर जब पे करता है तब वो प्राइस होता है, जब वो मैन्युफैक्चरिंग यानी कि जब वो रॉ मटेरियल जाते हैं कोई चीज बनाने के लिए, तब वो कॉस्ट प्राइस होता है उसका। ठीक है, तो कॉस्ट यहाँ पर होगा, ना कि प्राइस होगा। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर हैज गॉन अप। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो ये जो एग्जाम्पल में और चीजें लिखी हैं ये भी मैं आपको सेंड कर दूंगी। ठीक है, ये आपका पीडीएफ में मैं डाल के एक पीडीएफ बना दूंगी, ताकि आपके पास और एग्जाम्पल रहे कि किस तरह के वहाँ पर प्रॉब्लम, मतलब कहाँ पर क्या चीज यूज करनी है। जैसे यहाँ पर और एक चीज देखिए, कॉज और रीजन गिवन है। कॉज और रीजन को भी बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, दोनों का मीनिंग सिमिलर होता है लेकिन सेम नहीं। कॉज होता है कि किस चीज का रिजल्टेंट हुआ, मतलब मान लीजिए कि मैं बीमार पड़ी तो उसके कॉजेस क्या है, क्यों बीमार पड़ी मैं। रीजन होता है कि आप जस्टिफाई कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए मेरा काम लेट हुआ, किस रीजन से हुआ, क्योंकि मैं बीमार पड़ी। ठीक है, तो दिस इज रीजन एंड दैट इज कॉज। ठीक है, I will give you more examples for this. ठीक है, in the next class, let's end it here today. I have taken the attendance, so you need not worry about that. और नेक्स्ट क्लास मिलते हैं कुछ और एग्जांपल्स के लिए। ठीक है, हैव अ नाइस डे एवरीवन। यस मैम। मैम एक क्वेश्चन था। हाँ बच्चे बोले। मैम अगर हो सकता तो पीडीएफ आज में भेज देते हैं, हो सकता तो मैम। इट्स नॉट हाँ, आई विल ट्राई संडे। ठीक है, मैं ट्राई करूंगी कि आज ही सेंड कर दूँ सारा चीज। ओके।